Hello and welcome all in a revision session of cash flow statement. One of the fantastic chapter. Okay, it is an accounting standard as well. So let us understand cash flow statement. Cash flow statement is method prepared in two ways, two methods of preparing cash flow statement. One first is called as direct method and second is called as indirect method. Direct method and indirect method are the two methods of preparing cash flow statement. दो मेथड है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जाम में अगर आप अपना पास्ट पेपर्स देखोगे तो इट इज ऑलवेज मेजॉरिटी नंबर ऑफ टाइम्स इनडायरेक्ट मेथड यूज किया है. डायरेक्ट मेथड बहुत रेयरली यूज किया है, बहुत रेयरली यूज किया है. जो भी है इनडायरेक्ट मेथड ही ज्यादा करके यूज किया. तो लेकिन हम लोग तो जरूर कंप्लीट करेंगे डायरेक्ट मेथड एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड. दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है और मैं वो डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, तो लेट्स गो अहेड. Your entire cash flow statement is divided into four sections. Your cash flow statement is divided into four sections. One, CFS is divided into four sections. One, cash from operating activity. Second, cash from investing activities. And cash from financing activities. Last, adjustment of cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. ओके, ये चार चीजों से अपना पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है. और लेट मी टेल यू, ये चारों के चारों चीजें यही मतलब यही ऑर्डर में, यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना चाहिए. ना एक ऊपर जा सकता है ना एक नीचे जा सकता है. क्यों? द फॉर्मेट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच वी ऑल हैव टू फॉलो. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये दिया हुआ है जो हमें सब में फॉलो करना चाहिए. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज is the entire cash which we have generated and we have spent, which we have generated and which we have spent in our business. That is called as cash from operating activity. Cash from investing activity. Cash from investing activity मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया in investing activities. That is, इन्वेस्टिंग मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट्स और मैंने क्या कितना पैसा खर्च किया और कितना पैसा आया फिक्स एसेट को बेचने से और खरीदने से. परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स. बिजनेस एक्टिविटी यू कैन से सेल, परचेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस.
ओके, यहां पे परचेज सेल of investment and fixed assets. Okay, and financing activity, issue, redemption of shares, debentures and loans. वो सब चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। और यहां पे क्या आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस विथ जो जो भी ऊपर का एडजस्टमेंट का नेट एंड ओपनिंग क्लोजिंग एंड नेट इफेक्ट ऑफ अबाव। ऊपर का जो तीन चीजें उसका एक नेट इफेक्ट वहां पे जाएगा। ऐसे करके 4 सेक्शंस होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ओके, ना कैसे किया जाता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैंने पास्ट देखा है, एज आई टोल्ड यू, मीन्स इट हैज बीन मोर देन 15 years नाउ कि मैं प्रोफेशनल्स को सिखा रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो, कंपनी सेक्रेटरीज बोलो, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलो, तो क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो बहुत कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, जहां पे वो क्वेश्चन होता बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आप वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। कुछ रिक्वायरमेंट्स स्टार्टिंग में, अगर आपको स्टार्ट करना है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैलकुलेशंस टू बी डन, और बेसिक डेटा अराइव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये समझने के लिए कुछ डेटा की जरूरत होती है एट इनिशियल लेवल, एंड लेटर ऑन यू कैन गो टू दैट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ प्रॉब्लम। तो विच आई विल स्टार्ट, विच विल टेक टाइम। तो ये थोड़ा सा बड़ा सेशन रहेगा क्योंकि इनिशियल ही बहुत क्रूशियल है। चलो, तो पहले तो क्या चाहिए आपको, मुझे अगर इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड, आपको क्या चाहिए, 2 consecutive years बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चाहिए 2 consecutive years की, 2 लगातार सालों की बैलेंस शीट चाहिए। एंड अगर कुछ एडजस्टमेंट्स देवे तो, अगर कुछ एडजस्टमेंट्स है तो ओके जैसे हम लोग ने सीखा कि फाइनल अकाउंट्स में हमें कैसे टैली ट्रायल बैलेंस की जरूरत होती है। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 consecutive years की बैलेंस शीट चाहिए और एडजस्टमेंट्स चाहिए। Now let us see how to make cash flow statement. Cash flow statement is made वर्टिकल, इसलिए उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो कैसे बनता है, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट नहीं होता है। तो लेट्स सी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी हमें क्या करना है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें क्या करना है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले फर्स्ट स्टेप्स फॉर स्टेप्स, चलो ठीक है, ऐसा मैं पॉइंट लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट स्टेप रेदर, टिक all current assets and current liability except
एक्सेप्ट, मैं एंड एन की जगह पे एंड लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को नहीं समझेगा। एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड तो अभी नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि नाउ प्रपोज इज नॉट अलाउड ओनली टू बी शोन। ओके, पेड कर देते हैं तुरंत। तो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड, ओके, proposed dividend, provision for tax, advance tax and advance tax। आपको ये स्टेप पहले करना है, दैट क्लिक ऑल करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये चार छोड़ के, प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, ये चीज छोड़ के बाकी सारे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को टिक कर देना चाहिए। ओके, नाउ रिमेनिंग का मैं ऐसा बैलेंस शीट ले रहा हूं, एक ऐसा बैलेंस शीट ही मैं कंसिडर करता हूं। लेट अस टेक दैट। ओके, लेट अस सी द बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट ले रहा हूं, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अमाउंट, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, अमाउंट। तो क्या क्या हो सकता है? कैन आई से इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स बोलो या बैंक लोन बोलो। तो मैं बैंक लोन ले लेता हूं, क्योंकि डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिया तो इट इज फाइन, बैंक लोन्स लेता हूं। तो बैंक लोन फ्रॉम बोरोड फंड्स। एक सेकेंड, जरा नीचे ले लेता हूं। तो बैंक लोन लिया, डिबेंचर्स नहीं लिया क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, ओके, जनरल रिजर्व, ये दो रिजर्व एंड सरप्लस में लिया। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जरा बाद में लेता हूं, इन द असेट साइड में आता है। या तो हम लायबिलिटी साइड में माइनस करते हैं, नहीं तो असेट साइड में आता है। तो मैं असेट साइड में लूंगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। करंट लायबिलिटीज में मैं क्रेडिटर्स लूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स लूंगा, एंड यू कैन से अनक्लेम डिविडेंड लूंगा, और यू कैन से प्रपोज डिविडेंड लूंगा, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड। नाउ लेट मी नॉट टेक अनक्लेम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि वो अभी पूछते नहीं है, इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम कंपनीज एक्ट। तो लाइक प्रपोज डिविडेंड, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लेता हूँ। And that's all. This is my all what we say equity and liability side. 2 साल का डेटा रहेगा, you can say 2017 and 2018. Similarly 17 2018 मुझे asset side में I have to take fixed asset, fixed assets में I will take you can say goodwill, intangible assets ले रहा हूँ, एक intangible asset ले रहा हूँ, fixed asset like land, then you can say building, that is machinery,
मशीनरी लिया। देन ये हो गया इन्वेस्टमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, मशीनरी ले लिया मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जैसा ही आ गया है। तो भी अगर आपको चाहिए तो एक इन्वेस्टमेंट लेता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, क्या क्या हो सकता है, तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इन्वेस्टमेंट यू कैन से 10% इन्वेस्टमेंट, ओके। देन करंट असेट्स, करंट असेट्स में स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैश एट हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओके। एंड मिस अभी you can say prepaid expenses, prepaid expenses, and you can say share issue expenses, share issue expenses. Is that very clear? Yeah, 1 second please. Okay, share issue expenses, ऐसे करके मैंने ये डेटा ले लिया है। एंड यू नो टोटल दिस कंप्लीट्स माय एंटायर बैलेंस शीट। मैंने क्या किया है, मैंने सब हेडिंग्स में से एक एक कुछ ना कुछ तो डेटा ले लिया है, सो दैट व्हाट इज माय मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मैं हर एक सेक्शन में आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि एज आई टोल्ड यू द फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि टिक ऑल करंट असेट्स करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स एडवांस टैक्स। लेट मी टेक एडवांस टैक्स। आई विल टीच यू प्रोविजन फॉर टैक्स विथ एडवांस टैक्स। जरूरी नहीं है कि सब सम्स में एडवांस टैक्स हो, देयर कैन बी प्रोविजन फॉर टैक्स विदाउट एडवांस टैक्स ऑल्सो, तो मैं वो कैटेगरी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट दिस वी विल बी कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स एज जैसे मैं बता रहा हूं वही सेक्शन में जाना चाहिए, ओके। तो पहले यू टिक अस ऑल करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, मैं टिक करने के बजाय मैं उसको बोल्ड कर रहा हूं। या क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, एडवांस टैक्स एंड ऑल कैश, यू कैन से कैश इन हैंड, यू कैन से कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, ओके, सो इन सो फोर्थ। तो ये सब छोड़ के बाकी सब हम बोल्ड में कर लेता हूँ। टिक कर लिया मैंने। सर व्हाट आर यू डूइंग विद द हेल्प ऑफ टिक? ये टिक करने का मतलब क्या है? ये टिक करने का मतलब ये है कि इनके अकाउंट्स नहीं बनेंगे, उनके अकाउंट्स नहीं बनेंगे, इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट होगा। यू विल नॉट गोना मेक दिस अकाउंट, दे विल ऑल बी एडजस्टेड, ओके, दे विल ऑल बी एडजस्टेड। एक स्टूडेंट ने लिखा वर्किंग कैपिटल, ना 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 ना, वर्किंग कैपिटल तो जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता। तो अभी सर हम क्या करेंगे, बाकी सारे चीजों का मैं क्या करूंगा, अकाउंट बनाऊंगा। आई विल मेक अकाउंट्स ऑफ ऑल द अदर थिंग्स। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको इंक्रीज और डिक्रीज पता चल जाएगा हर एक चीज के बारे में। तो
यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू मेक अकाउंट्स एज पॉसिबल इन वन स्क्रीन. बस. ओके, तो ना पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, equity share capital, then preference share capital, चलो मैं और एक अकाउंट डाल देता हूँ. सिक्योरिटी, दैट इज शेयर प्रीमियम. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर प्रीमियम जैसा. ओके, देन पीएनएल अकाउंट. यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. जनरल रिजर्व, यस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व के बाद बैंक लोन, then provision for tax. Provision for tax. Then provision for tax के बाद अभी ये साइड आ गया, तो गुडविल, गुडविल के बाद लैंड, लैंड के बाद मशीनरी, मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट, स्टॉक डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं, एडवांस टैक्स, यस एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस. यस, डन. मैंने कोशिश की है कि ये सब कुछ इसके अंदर रखूं, और एक सबसे बड़ा, दैट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ना ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है. उसमें सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें 4 सेक्शन था इफ यू रिमेम्बर. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके लिए मैं पूरा ये सेक्शन रखूंगा.
मुझे लगता है वो भी कम पड़ेगा। देन इसमें ज़्यादा नहीं है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, and finally, cash and cash equivalent, that is cash generated during the year, add opening cash and cash equivalent, आपको मिलेगा closing cash and cash equivalent. Okay, so this is what the steps are. So let's proceed. As you have done in final accounts, सर फाइनल अकाउंट्स में क्या किया हमने, ट्रायल बैलेंस का वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट का टू इफेक्ट्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस का वन इफेक्ट और जो भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे उसके टू इफेक्ट्स। आपको ऑलरेडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो जहां जहां पे अकाउंट बनाया है वहां वहां पे अकाउंट। तो कैन से जो टिक नहीं किया है, ओके, वो है पीएनएल, लेकिन उसका अकाउंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पीएनएल का डिफरेंस इन पीएनएल अकाउंट, ये शुरुआत है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, डिफरेंस इन पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट में जो भी कुछ करना है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करना है। और रह गया सर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो वो आ जाएगा यहाँ पे कैश इन ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे। Now, difference in P&L, closing minus opening, यहाँ पे आना चाहिए। इट शुड बी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्योंकि इतना प्रॉफिट हमने ये साल में जनरेट किया, ये उसका मतलब होता है। तो मैंने क्या क्या खत्म कर दिया, पीएनएल खत्म कर दिया, कैश इन हैंड कर दिया वन इफेक्ट, कैश एट बैंक कर दिया वन इफेक्ट। इन सब का वन इफेक्ट जहां जहां पे देना था दे दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस कम ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस के ये it will be two balance carried down. Okay, opening balance will be on the side which it is, whether it is assets or liability. If it is liability, it will be on the credit side, and if it is asset, it will be on the debit side. And उनका जो closing balance है वो opposite side में जाएगा। Similarly, preferential capital, similarly securities premium, similarly general reserve, bank loan, then goodwill मैं जरा वो खत्म करने के पहले, let me now transfer their closing balances. That's all. That's all. Now, प्रोविजन फॉर टैक्स बहुत कम जगह छोड़ी है मैंने। ओके, मैं क्या करता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे लेने के बजाय आई विल डू इट हियर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी अकाउंट जगह भी पड़ी हुई है। I require little more space. Yes. तो मैं ये रब कर देता हूँ, क्योंकि आई कैन डू इट, तो फिर कुछ और कर लूँगा।
ओके, बैंक लोन थोड़ा सा नीचे कर लो। ओके ओके, डन डन। चल, तो अब ये सारी लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अभी असेट्स का ओपनिंग डेबिट साइड में, क्योंकि वो डेबिट बैलेंसेस होते हैं। बाय बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ कर रहा हूँ मैं। दैट्स ऑल। ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया, अभी क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ऑन द ऑपोजिट साइड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कम जगह है, वैसे एडवांस टैक्स के लिए भी कम जगह है। इतनी जगह नहीं पूरेगी। लेट मी सी, मैं देखता हूँ, एक और करता। लेट्स सी कैसे जाता है। चलो, तो सब जगह उनके ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल नहीं लिखूंगा, बाय बैलेंस। ये हो जाएगा इतनी सी जगह। जेड, कंट्रोल जेड, क्योंकि यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस। ये चलो ठीक है। ओके, ना सबके ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे, एक्सेप्ट 5 चीजें। 5 चीजों का बैलेंस बाकी है जो नेट इफेक्ट जाएगा। कौन सी 5 चीजें? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनका अभी भी इफेक्ट बाकी है। वन इफेक्ट जो जाना चाहिए था, बाकी का सब कर लिया। चलो, लेट्स गो अहेड। अभी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या आएगा? एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, बोलो इक्विटी शेयर्स बढ़ते कैसे हैं? देखो, इंक्रीज एंड डिक्रीज मतलब बढ़ना और कम होना, तो बोलो इक्विटी शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होते हैं? इशू करेंगे तो, आई एम सॉरी, इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो बढ़ेगा। या विथ शेयर्स इशूड। ओके, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो अभी इशू ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम। एट पार एंड एट प्रीमियम, नॉट एट डिस्काउंट, राइट? हमारे जमाने में होता था शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। कैन आई से तुम्हारे जमाने में अभी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट? एम आई करेक्ट? यस सर। यस। तो क्या एंट्री आएगी? बोलो इशू एट पार। इशू एट पार की एंट्री क्या आएगी? बोलो। सर बाय बैंक, बाय कैश नहीं बैंक। नहीं, मैंने एंट्री बोला। एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल। यस शेयर। और नो? यस। ओके। एंड अगर प्रीमियम पे होता सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैन आई से कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम? यस और नो? हेलो? यस सर। यस सर। करेक्ट। तो चलो हम लोग पास करते हैं एंट्री।
तो कैश एंड बैंक यानी जहां पे भी कैश बैंक आएगा मतलब उसका इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। तो बोलो सर ये शेयर्स के नाम पे पैसा आ रहा है, शेयर्स के नाम पे पैसा आ रहा है, तो बोलो कौन सी एक्टिविटी का पैसा है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में लिख रहा हूं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये कैश बैंक की वैल्यू इधर जाएगी, मतलब इंक्लूडिंग शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम बरोबर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश बैंक एंड यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाऊंगा बाय कैश बैंक। बोलो ये हो गया इंक्रीज। तो कहना है से सर और भी है, हम लोग इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन इन कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हो कि नहीं? यस सर। तो अदर देन कैश मतलब क्या? सर अदर देन कैश मतलब अमालगमेशन हो गया, हमने कोई दूसरी कंपनी को परचेज किया तो कहना है से असेट्स खरीद लिया। सपोज हमने असेट्स खरीद लिया, मशीनरी खरीदा और उसको पैसा देने के बजाय हमने इक्विटी शेयर दिया, ऐसा नहीं हो सकता? यस सर। तो वो केस में एंट्री क्या आएगी? तो कैश एंड बैंक डेबिट नहीं आएगा, सर किधर भी डेबिट नहीं आएगा, नहीं कैश फ्लो आएगा में नहीं टू आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इधर कैश टू फ्लो में इक्विटी नहीं शेयर आएगा। कैपिटल, तो इधर आएगा बाय मशीनरी। ओके, मेरे पास जगह है तो मैं लिख रहा हूं बाय मशीनरी। हो गया सर, ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन इन कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, बरोबर है। अभी बोलो इक्विटी शेयर्स कम कैसे हो सकता है? इक्विटी शेयर्स कम कैसे हो सकता है? बाय बैक। बायबैक, फैंटास्टिक सर, बायबैक से हो सकता है, बट बायबैक भी एक टाइप का रिडम्पशन ही है ना राजा, यस और नो? यस सर। तो हम लोग वहीं पे कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो हम प्रेफरेंस में लेने ही वाले हैं ना, तो हम प्रेफरेंस में लेंगे, वही कंसेप्ट लेंगे। तो चलो हम लोग इक्विटी शेयर्स के अंदर वहां पे स्टॉप कर देते हैं। बायबैक की एडजस्टमेंट बहुत रेयरली आती है, तो मैं इक्विटी शेयर्स को वहां पे कम कर देता हूँ। इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते बिकॉज इक्विटी शेयर्स विल बी रिडीम ओनली एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो रिडम्पशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा? प्रेफरेंस शेयर्स के पॉइंट पे। तो चलो नाउ आई कम टू प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा? सर शेयर्स कैन बी इशूड एट पार प्रीमियम, इट कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। तो कहना है से जैसा इक्विटी शेयर्स के लिए हुआ, डोंट यू थिंक सेम टू सेम कंसेप्ट कैन बी देयर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स? यस और नो? यस सर। ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे मैं मशीनरी के यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की जगह पे प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकता हूँ, और कैश फ्लो में वैसे भी मैंने इशू ऑफ इक्विटी शेयर लिखा है, प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकता हूँ, सेम कंसेप्ट है। ओके, हो गया। नाउ रिडीम कैसे हो सकता है? सर प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आल्सो। अगर रिडीम हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड एट पार, इट कैन बी रिडीम एट प्रीमियम, कैन इट बी रिडीम एट डिस्काउंट? नो। नो कैन सर। इट, कैन शेयर्स बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट? अगर वो इंटरनल मतलब अपने डिपार्टमेंट में करते तो होते। आई एम सॉरी, राइट शेयर रहते हैं ना सर। नहीं नहीं नहीं, मैं राइट। पूछ रहा हूँ 100 रुपए का शेयर आपने रिडीम किया 90 रुपीज में, क्या ऐसा पॉसिबल है? 100 रुपए का शेयर आपने 90 रुपीज में रिडीम किया, क्या ये पॉसिबल है? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नो सर। नो। नॉट नॉट पॉसिबल के पॉसिबल? पॉसिबल के नॉट पॉसिबल?
The answer is not possible. You cannot redeem your shares at discount. Incorrect. But you can buy back your shares at discount. Buyback हो सकता है discount पे. Redemption cannot be at discount. So what is difference between buyback and redemption? कोई बता सकता है? Yes, ऐसा हो सकता है. So what is difference between buyback and redemption? Don't you think buyback and redemption is same? Yes, sir. The answer is no. Buyback is a general process. It cannot be of 1 or 10 shares or 100 shares. It can be some number of shares which are issued together and those have to be redeemed together. That could be one full category of shares. That is called as redemption. But buyback can be of 1 share, buyback can be of 10 share, buyback can be of 100 share, buyback can be of 200 shares, etc. etc. बायबैक का नंबर फिक्स नहीं है, सिर्फ वो उसकी कुछ 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने चाहिए कि कितना बायबैक कर सकते हो और बायबैक होने के बाद रेशियो क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट बायबैक और रिडम्पशन में ये बड़ा डिफरेंस है. रिडम्पशन कैन नॉट बी एट डिस्काउंट बट बायबैक कैन बी एट डिस्काउंट. तो चलो मैं अज्यूम करता हूं कि हम लोग रिडीम कर रहे हैं, तो रिडीम करने में एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओके, यहाँ पे इफ वी आर पेइंग एट प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. यस और नो? तो यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश बैंक. Sir, to cash bank. टू कैश बैंक, करेक्ट. यहाँ पे टू कैश बैंक आएगा, राइट. और यहाँ पे सिक्योरिटीज, जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, कहना से सिक्योरिटीज प्रीमियम से जाएगा. हेलो, Yes, sir. अगर मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ा तो मैं जनरल रिजर्व यूज कर सकता हूँ. Yes, sir. अगर जनरल रिजर्व कम पड़ा तो क्या मैं पीएनएल यूज कर सकता हूँ? Yes or no? Can I use P&L for premium on redemption of preference shares? आप लोग शांत है, जवाब नहीं दे रहे. Can I use P&L for premium on redemption of preference shares? For writing of the premium on redemption of preference shares. अरे बोलो भाई बोलो. Yes, sir. Free reserve है ना वो भी. हाँ, फ्री रिजर्व है, आई कैन यूज, डेफिनेटली यूज. तो सपोज करो कि हमने पीएनएल यूज किया, तो पीएनएल में उसकी एडजस्टमेंट आनी चाहिए. तो अब मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे, उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया? उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया कि उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया? यहाँ पे मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिख सकता ना बेटा. Yes. यहाँ पे क्या था, ये सारे जगह पे लेजर अकाउंट्स थे. लेजर अकाउंट्स थे तो मैं डेबिट क्रेडिट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो स्टेटमेंट है. तो क्या करूं मैं? तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया, ये क्वेश्चन पूछो. कम किया. कम किया. तो आप क्या करोगे? उसको कम किया ना, तो आप बढ़ाओगे, यानी आप ऐड करोगे. Add back करें. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. मेरा क्वेश्चन है पॉजिटिव. Sir, नॉन ऑपरेटिंग है ना. हाँ, करेक्ट है, नॉन ऑपरेटिंग है. मेरा क्वेश्चन ये है आपको, आपने, मैंने इसको ऐड बैक क्यों किया?
दिस इज माय क्वेश्चन, मैंने इसको ऐड बैक क्यों किया? ओके, जरा इसके बारे में सोचो। तो मैंने प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यानी जनरल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम या पीएनएल डेबिट, और तीसरा इफेक्ट जाएगा टू कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक मेरा पैसा कम हो रहा है। सर रिडम्पशन मतलब कौन सी एक्टिविटी का पैसा? रिडम्पशन मतलब फाइनेंस एक्टिविटी, तो यहाँ पे लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और यहाँ पे पैसा जा रहा है तो मैं नेगेटिव में लिखूंगा, आई राइट इन नेगेटिव फॉर्मेट, क्योंकि पैसा जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा जा रहा है नेगेटिव, पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव। हेलो, क्या आपको समझा है? यस सर। So now I come back to my question. सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का ऑपोजिट इम्पैक्ट आपने वहां पे क्यों दिया? ये मेरा क्वेश्चन है। और लेट मी टेल यू, जब आपको ये क्वेश्चन का इम्पैक्ट पता चलेगा, लेट मी टेल यू, आपको आसानी से समझ जाएगा कि क्या है। सर अपना जो पीएनएल है ना, उसके अंदर जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और एक्सपेंसेस सब इंक्लूडेड है। अपन उसको करेक्ट। माइनस करके ना एक्चुअल कैश फ्लो निकालेगा कि एक्चुअल में कितना हुआ है कैश का। थोड़ा सा तेरा स्टार्टिंग का पॉइंट करेक्ट था, लेकिन पीछे का पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके, आई रिपीट कर, ओके मैं बोलता हूँ। सर पहली बात तो ये, मैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग मतलब जितना भी प्रॉफिट्स कमाया, मैं ऐसा दिखा रहा हूं जैसे कि मैंने कैश कमाया। पेइंग पेइंग प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पीएनएल में जो भी दिखाया वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऐसा समझ लिया, जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन इट इज विच एक्टिविटी? फाइनेंस एक्टिविटी। इसलिए वो यहां से निकाला, और मैंने क्योंकि पैसा तो गया है इसलिए वो यहां से निकाला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाला, और ये देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दिया। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फेस वैल्यू भी रहेगा और प्रीमियम वैल्यू भी रहेगा, यस और नो? यस सर। तो मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो गलती से दिखाया था उसको वहां से निकाल के कहां पे डाल दिया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, ओके आई प्रोसीड अहेड। तो ये हो गया अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और साइड बाय साइड अगर आप नोटिस करो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी, क्योंकि आपने शेयर्स कर लिया तो उसका प्रीमियम का इंक्रीज डिक्रीज भी हो गया। प्रीमियम इंक्रीज कैसे होता है? व्हेन यू रिसीव, व्हेन यू इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम, एंड वो डिक्रीज कैसे होता है? व्हेन यू पे रिडम्पशन एट, व्हेन यू डू रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो इसका भी इंक्रीज डिक्रीज हो गया। अभी हम आगे जाते हैं, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कैसे बढ़ता है बोलो? जनरल रिजर्व कैसे बढ़ता है? कैसे चलेगा? आप फटाफट बोलो भाई। जनरल रिजर्व बढ़ता है व्हेन वी ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल। पीएनएल से हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना जनरल रिजर्व में, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? 25%। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यस सर ट्रांसफर। नो? यस सर। तो पीएनएल को डेबिट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया सर? कम किया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं बढ़ा दूंगा। काय को सर? काय को बढ़ाया? काय को बढ़ाया? दिस इज माय क्वेश्चन। एंड दूसरा इफेक्ट जनरल रिजर्व में क्रेडिट बाय पी एंड एल।
सर जनरल रिजर्व में क्रेडिट क्यों आया ये समझा, लेकिन पीएनएल में आपने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड क्यों किया? क्योंकि सर वो नॉन कैश एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? हेलो, यस सर। नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। एक तो वो ऑपरेटिंग नहीं है, एंड दूसरा नॉन कैश है। क्योंकि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों है, एक ही इफेक्ट कैश फ्लो में आया। ओके, तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को जरूर कम किया, लेकिन मेरे कैश को कम नहीं किया, इसलिए उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट करना जरूरी था। मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए ये माना, लेकिन मेरा कैश कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स को एक खंड से निकाला, मतलब एक ड्रॉवर से निकाल के दूसरे ड्रॉवर में डाल दिया, पीएनएल के ड्रॉवर में से निकाल के जनरल रिजर्व के ड्रॉवर में डाल दिया, ये उसका मतलब होता है। हैव यू गॉट मी द मीनिंग? क्यों मुझे ऑपोजिट इम्पैक्ट देना पड़ा? अभी जनरल रिजर्व कम कैसे हो सकता है? अगर मेरा पीएनएल कम पड़ा तो मैं उसको वापस जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर कर देता हूँ पीएनएल में, तो यहाँ पे डालूंगा टू पीएनएल। तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया सर? बढ़ाया, तो मैं कम करूंगा, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व। सर नेगेटिव, उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया तो मैं कम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट्स बढ़ गया, मेरा कैश नहीं बढ़ा, इसलिए उसका इम्पैक्ट नलीफाई करना जरूरी है। और क्योंकि वो नॉन कैश एक्टिविटी है, उसका और कहीं मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरा जनरल रिजर्व खत्म हो गया। आई कम टू बैंक लोन। यस सर, बैंक लोन कैसे बढ़ता है? अभी ये तो बोल सकते हो ना भाई, बैंक लोन कैसे बढ़ सकता है? व्हेन लोन इज टेकन, बैंक लोन बढ़ सकता है। यस और नो? लोन लेने से बैंक लोन बढ़ेगा। यस, लोन टेकन, तो एंट्री क्या आएगी लोन टेकन की? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक लोन, बाय कैश बैंक। सर अभी उसका कैश बैंक मतलब उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाना चाहिए। बोलो, लोन का पैसा आया, ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन टेकन, पैसा आया, पॉजिटिव लिखना ना। कम कैसे होगा सर? पेड। यस और नो? तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैश बैंक, सर लोन पेमेंट इज विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन, सर पैसा गया इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद सर बैंक लोन भी खत्म हो गया। नाउ आई कम टू गुडविल। सर गुडविल कैसे बढ़ सकता है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंड आई मीन इट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। गुडविल कैसे बढ़ सकता है? सब लोग के लिए आसान क्वेश्चन नहीं है ये। Sir, can I say when we purchase any asset at a higher price, so then that is called as goodwill? Yes or no? Am I correct? सर 1 लाख का असेट आपने 5 लाख में लिया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आपने 1 लाख का असेट 5 lakhs में लिया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? Can I say
suppose that whatever asset is taken, suppose you have taken a machinery, example गिटार ले रहे हो, आप गिटार ले रहे हो, जॉन लेनन का गिटार ले रहे हो, जॉन लेनन का गिटार जो है वो $55,000 का है, लेकिन जब उसकी बोनी लगी तो $5 million में एक बंदे ने लिया, तो $55,000 कहाँ पे और 5 million कहाँ पे, तो बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा है वो जाएगा गुडविल के नाम पे कि बाबा ये जॉन लेनन का गिटार है, कोई ऐसे ही आलतू पालतू नहीं है। तो कैश बैंक, ओके, गुडविल टू कैश बैंक, यस, परचेज इट विल गो इन अपना असेट्स में जाएगा, ओके, तो वहां पे जाएगा, इज एज गुड एज गुडविल। बढ़ने का चांसेस एग्जाम में बहुत रेयरली, मैंने आज तक एग्जाम में देखा नहीं है गुडविल का एडजस्टमेंट इंक्रीज होते हुए recent एग्जाम्स में, यानी why I am saying because there can be a question, अगर हमारे जमाने में इसका एडजस्टमेंट आता था, क्योंकि हम लोग अमालगमेशन करते थे, we used to do amalgamation during our time, तो अगर अमालगमेशन में तो आप assets and liabilities ले रहे हो, तो assets and liabilities है 5 लाख का, but you are paying 7 lakhs, तो 2 lakhs is goodwill, तो बहुत आसान हो जाता था। लेकिन अब इंक्रीज की बारी नहीं आती, जनरली गुडविल डिक्रीज होता है, तो बोलो गुडविल डिक्रीज किससे होगा, गुडविल डिक्रीज कैसे होगा, हेलो सर, गुडविल का बैलेंस कम कैसे होता है, बाय राइटिंग ऑफ, पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं, बाय पीएनएल हम लोग राइट ऑफ करते हैं ना, तो उससे गुडविल कम हो जाता है। इंटेंजिबल राइट ऑफ कब होते हैं, तब इंटेंजिबल्स कम हो जाते हैं, यस। तो इसका इम्पैक्ट पीएनएल मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो चीज पीएनएल में है वो सब का इम्पैक्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा। तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया सर, उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया, तो मैं ऐड बैक करता हूँ, काय को गुडविल रिटर्न ऑफ, सर नॉन कैश है इसमें, नॉन कैश, करेक्ट। एक तो पहली बात तो ये नॉन कैश एक्टिविटी है, राइट ऑफ ही है, और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग है, कह रहे सर नॉन ऑपरेटिंग तो नहीं है ना, बिजनेस के लिए है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाता है, हम लोग कभी ऑपरेटिंग में गुडविल को बाय सेल नहीं करते रहते। आर यू गेटिंग माई सेल्फ, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन कैश, ओके, आगे बढ़ो, यस ग्रेट। तो गुडविल भी हो गया, लैंड, सर लैंड कैसा बढ़ता है, व्हेन यू बाय इट, बाय करने से लैंड बढ़ता है। तो एंट्री क्या होगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, एंड परचेज ऑफ लैंड इज विच एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ लैंड, ओके। सर लैंड कम कैसे होता है, जब मैं बेचता हूं तब, जनरली हम लोग लैंड बेचते नहीं है और वो बढ़ता है, और डेप्रिसिएशन नहीं होता है, लैंड इज एन अप्रिशिएटेड एसेट, इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आता नहीं, तो बाइंग का ही जनरली एंट्री होता है। नाउ आई गो टू मशीनरी या assets can be bought for cash and for consideration other than cash तो हो गया। Now let us talk for cash, तो can I say machinery can be bought in cash, तो एंट्री होगी machinery account debit to cash bank,
So can I say purchase of land and purchase of machinery all both mean same? Yes or no? अभी मशीनरी कम कैसे होता है सर? मशीनरी कम दो चीजों से होता है, या तो आपने बेचा है, नहीं तो डेप्रिसिएशन। यस और नो? लेकिन बेचते समय क्या होगा सर? बेचते समय क्या होगा सर? बेचते समय क्या होगा? बेचते समय उसका प्रॉफिट और लॉस भी होगा। अगर बेचते समय प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? सपोज प्रॉफिट हुआ तो एंट्री पास करूंगा कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो एंट्री पास करते कैश इन बैंक। तो कहना से कैश इन बैंक ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा आया टू मशीनरी बाय, एंड बाकी पीएनएल टू पीएनएल। सर उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया? उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया, तो मैं कम कर दूंगा प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सर काय को अभी कम किया आपने? क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश था। क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश था क्या? बोलो। नहीं, वो नॉन नॉन कैश, ऑपरेटिंग है ना, नॉन ऑपरेटिंग था इसलिए। नॉन कैश अपना डेप्रिसिएशन हो जाएगा आई एम सॉरी, सर, नॉन कैश डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नॉन कैश डेबिट। ओके, आगे बढ़े। देन हमने ये मशीनरी का सेल हो गया। इफ देर इज प्रॉफिट, व्हाट इज सेल ऑफ मशीनरी इन केस ऑफ लॉस? इन केस ऑफ लॉस तो हम एंट्री करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ पे बाय मशीनरी। ओके, तो कैन आई से सर प्रॉफिट की दूसरी इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा? सर आएगा ना, यहाँ पे नहीं आएगा क्या? प्रॉफिट का दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा क्या? आना चाहिए ना आएगा सर? सर, आएगा। यस, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड एंट्री। तो अभी बेचने की एंट्री, अगर नुकसान हुआ है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट और लॉस। और उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया? कम किया, तो मैं बढ़ाऊंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि सर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है और नॉन कैश भी है राजा। लॉस इज नॉन कैश एक्टिविटी के कैश एक्टिविटी? सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया ना। नॉन कैश एक्टिविटी है कि कैश एक्टिविटी है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश, नॉन कैश। प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश है कि नहीं वो पूछा है। नॉन ऑपरेटिंग तो दोनों भी नॉन ऑपरेटिंग है, और दोनों भी नॉन कैश है क्या? नॉन ऑपरेटिंग है वो तो इजी है, मुझे समझ गया, लेकिन क्या दोनों भी नॉन कैश है क्या? नहीं है, ये मुझे जानना है। आकाश बोलो। सर लॉस नहीं है नॉन कैश। लॉस नहीं है ना नॉन कैश, नहीं, यानी लॉस भी कैश है और प्रॉफिट भी कैश है, कि प्रॉफिट नॉन कैश है? सर आप हमें सिखा रहे हो कि हमको जो जो आ रहा है वो निकाल रहे हो? The right answer is loss is non-cash activity and profit is cash activity. प्रॉफिट कब होता है? जब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तब प्रॉफिट होता है ना। और लॉस कब होता है? जब आपको पैसा कम मिला, नहीं मिला तभी तो लॉस हुआ ना। तो लॉस इज नॉन कैश एंड प्रॉफिट इज कैश। हैव यू गॉट इट बेटा? यस सर। समझा है मेरा बेटा?
ठीक है, आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है भाई, बहुत संभालो, एमसीक्यू होता है ना तो ऐसे ही मज्जा मज्जा वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलो ठीक है, तो बी कंप्लीट। अभी मशीनरी और एक वजह से भी कम होता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं एड बैक करता हूँ, क्योंकि वो ऑपरेटिंग जरूर है लेकिन नॉन कैश होने की वजह से मुझे ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ रहा है। और दूसरा, मशीनरी में क्रेडिट। ऐसे करके मेरा मशीनरी अकाउंट टैली हो गया, ऐसे करके मेरा मशीनरी अकाउंट टैली हो गया। Now we go ahead. Now I talk about investments. Just hold on. I'm making, space for my advanced tax. Yes, chalo. I am ready. Now we go ahead with investment. Sir, investment में क्या होगा? Yes, investment में, सर इन्वेस्टमेंट में, एक सेकेंड ना बेटा, 1 second, hold on please. तो व्हाट वी कैन डू इज, इन्वेस्टमेंट के आगे वाला मैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करता हूँ।